अगर मैं तुमसे अभी 9 सवाल पूछूं और तुम इनमें से 4 का भी जवाब ना दे पाओ तो मेरी सलाह है आज ही ट्रेडिंग छोड़ दो। सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन ये वो 9 रूल्स हैं जिनके बिना मार्केट में टिकना नामुमकिन है। मैं ताकाशी कोतेगावा हूं और आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो शायद तुम्हें असहज कर दे, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि हर कोई ट्रेडिंग के लिए बना है। जो लोग ये 9 रूल्स नहीं जानते या जानकर भी नहीं फॉलो करते, उनके लिए मार्केट में कोई जगह नहीं। आज मैं वो 9 रूल्स तुम्हें दूंगा, एक एक करके, और हर एक के साथ दांव थोड़ा ऊंचा होता जाएगा। फैसला आखिर में तुम्हारा होगा। एक स्पेकुलेटर सिर्फ इसलिए पैसा नहीं कमाता क्योंकि वो गलत होता है। हर वो इंसान जो मार्केट में काम करता है कभी ना कभी गलत होगा। वो किसी मूव को गलत पढ़ेगा, बहुत जल्दी एंटर करेगा, ऐसी स्ट्रेंथ पर भरोसा करेगा जो टिकती नहीं। गलती होना तय है, बर्बादी तय नहीं। बर्बादी तब आती है जब एक इंसान एक गलती को उसके सही साइज से बड़ा होने देता है, जब वो कमजोरी में और पैसा डालता है, जब वो बहुत ज्यादा रिस्क करता है, जब वो मार्केट की चेतावनी को इग्नोर करता है, जब वो अपनी एक राय से इतना चिपक जाता है कि अपने ईगो को बचाना उसे अपने कैपिटल को बचाने से ज्यादा जरूरी लगने लगता है। मार्केट ये नहीं मांगता कि मैं हर बार सही रहूं, यह मांगता है कि जब मैं गलत हूं तब भी मैं गेम में रहूं। यही एक फर्क है जिसने मेरे ट्रेडिंग करियर के हर बड़े सबक को तय किया। चलो शुरू करते हैं सबसे छोटे कमिटमेंट से और धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचते हैं जहां असली नुकसान छुपा होता है। रूल नंबर 1, एक टेस्ट पोजीशन से शुरू करो। किसी इंसान को अपना सबसे बड़ा कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि मार्केट उसे कोई प्रॉफिट दिखाए, शुरुआती पोजीशन को, जजमेंट को टेस्ट करना चाहिए। इतनी बड़ी कि मायने रखे, इतनी छोटी कि दिमाग साफ सोच पाए। मुझे याद है एक शाम, बाजार बंद होने में बस कुछ मिनट बचे थे। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जब मैंने एक स्टॉक में पहली छोटी एंट्री ली थी जो एक पुराने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा था। पूरे कैपिटल में 50,000 रुपए लगाने का इरादा था, तो पहली एंट्री में सिर्फ 16,000 रुपए गए, बाकी साइड में रखा। 2 दिन तक स्टॉक ने वो लेवल पकड़े रखा, फिर तीसरे दिन खुलते ही 4% ऊपर गैप किया। तभी मैंने बाकी हिस्सा जोड़ा। अगर वो लेवल टूट जाता, मेरा नुकसान सिर्फ उस छोटे हिस्से तक सीमित रहता। मकसद डरपोक होना नहीं है, मकसद यह है कि मार्केट को पूरा कमिटमेंट देने से पहले ट्रेड को कंफर्म या रिजेक्ट करने का मौका दिया जाए। यह तरीका सबूत का बोझ मार्केट पर डालता है। स्टॉक को भरोसा कमाना पड़ता है, मुफ्त में नहीं मिलता। लेकिन एक टेस्ट पोजीशन का भी कोई मतलब नहीं अगर तुमने बिना मार्केट के किसी इशारे के ही पूरा भरोसा पहले ही दे दिया हो। इसलिए अगला रूल इससे भी पहले खड़ा होता है। रूल नंबर 2, कभी भी मार्केट के कंफर्म करने से पहले पैसा रिस्क मत करो। ज्यादातर खराब ट्रेड्स ऑर्डर प्लेस होने से बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। यह तब शुरू होती हैं जब कोई इंसान तय कर लेता है मार्केट को क्या करना चाहिए और फिर अपना कैपिटल लगा देता है, इससे पहले कि प्राइस उससे सहमत हो। मुझे याद है एक स्टॉक जिसे मैंने 3.5 महीने स्टडी किया था। कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छी थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई 37% नीचे भी था। मुझे पूरा यकीन था यह ऊपर जाएगा। रात के करीब 11 बज रहे थे। फोन की स्क्रीन हल्की सी चमक रही थी और मैंने सिर्फ एक चार्ट देखकर 22,500 रुपए लगाकर एंटर कर लिया, बिना यह देखे कि मार्केट खुद इस बात को कंफर्म कर रहा है या नहीं। क्या तुमने कभी किसी कंपनी की स्टोरी सुनकर बिना चार्ट देखे सिर्फ भरोसे पर एंट्री ली है? अगर हां, तो तुम भी वही गलती कर चुके हो जो मैंने की थी। एक स्टॉक जो एक इंपॉर्टेंट प्राइस एरिया के पास पहुंच रहा है, उसे उस एरिया से सही तरीके से गुजरना चाहिए। एक लीडर को लीडर की तरह बर्ताव करते रहना चाहिए। ओवरऑल मार्केट को उसी डायरेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। प्राइस को यह दिखाना चाहिए कि डिमांड रेजिस्टेंस से ज्यादा ताकतवर है। यही कंफर्मेशन है। उस स्टॉक में मैंने जो एंट्री ली थी वो 3 हफ्ते फ्लैट पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। 18 दिन बाद जब मैंने आखिरकार निकला, नुकसान 3,500 रुपए का हो चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया था। रिस्क का यह रूल इसलिए यह नहीं है कि तुम कहन बेचोगे, यह है कि तुम कंफर्मेशन से पहले खरीदने से इनकार करो। रूल नंबर 3, एंटर करने से पहले ही अपने गलत होने का पॉइंट तय करो। एक ट्रेडर को यह पता होना चाहिए कि वो कब गलत है, इससे पहले कि उसे यह महसूस हो कि गलत होना कैसा लगता है। क्योंकि एक बार पोजीशन खुल जाए, दिमाग बदल जाता है। ट्रेडर अपनी ट्रेड को डिफेंड करने लगता है। वो फेवरेबल एविडेंस को जल्दी नोटिस करता है।
वो कमजोरी को माफ करने लगता है। वो इंपॉर्टेंट लेवल्स को इसलिए शिफ्ट कर देता है ताकि उम्मीद बची रहे। यही वजह है कि एरर का पॉइंट तब तय करना चाहिए जब जजमेंट अभी भी आजाद है। मैं एंट्री लेने से पहले खुद से पूछता हूं, अगर यह ट्रेड सही है तो स्टॉक को क्या करना चाहिए? क्या इसे एक पिवोटल पॉइंट पार करने के बाद जल्दी आगे बढ़ना चाहिए? क्या इसे पुराने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर टिके रहना चाहिए? फिर मैं पूछता हूं, कौन सा एक्शन इन उम्मीदों को गलत साबित कर देगा? यह कोई फिक्स 2 या 3% का नंबर नहीं होता। लॉस पॉइंट को ट्रेड के स्ट्रक्चर से जुड़ा होना चाहिए, किसी अच्छे सुनने वाले नंबर से नहीं। एक स्टॉक में 7 रुपए की गिरावट बेमतलब हो सकती है, दूसरे में यही गिरावट निर्णायक हो सकती है, क्योंकि वहां कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूट रहा होता है। बिना एक तय किए हुए एरर पॉइंट के हर गिरावट को टेम्परेरी कहा जा सकता है, हर फेल ब्रेकआउट को टेस्ट कहा जा सकता है, हर टूटा हुआ लेवल नॉइज बताया जा सकता है। जो इंसान बिना यह जाने एंट्री लेता है कि वो कब गलत है, उसने रिस्क को स्वीकार नहीं किया, उसने सिर्फ उस पर सोचना टाल दिया है। रुको, यहां 1 मिनट के लिए रुककर खुद से पूछो ईमानदारी से, पिछली 5 ट्रेड्स में कितनी बार तुमने एंट्री लेने से पहले यह तय किया था कि तुम किस पॉइंट पर मानोगे कि यह ट्रेड गलत है? अगर जवाब 0 के करीब है तो शायद यही वजह है कि तुम्हारे लॉसेस बड़े होते जा रहे हैं। रूल नंबर 4, सिर्फ जीतती हुई पोजीशन में ऐड करो। जब मार्केट पहले कमिटमेंट को सही साबित कर दे, मैं ऊंची कीमत पर पोजीशन बढ़ा सकता हूं। यह बार्गेन हंटर को उल्टा लगता है। वो गिरने पर ज्यादा स्टॉक चाहता है और बढ़ने पर कम। सुबह का वक्त था, चाय अभी गर्म ही थी, जब स्क्रीन पर 9% की हरी बत्ती दिखी। मैंने एक स्टॉक में 16,000 रुपए से एंट्री ली थी। जब यह 9% ऊपर गया, मैंने 12,000 रुपए और जोड़े। जब यह और 14% ऊपर गया, मैंने सिर्फ 6,000 रुपए जोड़े, क्योंकि तब तक स्टॉक अपने ओरिजिनल रिस्क पॉइंट से काफी दूर जा चुका था। कुल मिलाकर 34,000 का इन्वेस्टमेंट बना, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा सबसे पहले लगा था, जब रिस्क सबसे कम था। ज्यादातर नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें बताता है सस्ता खरीदो, महंगा मत। लेकिन मार्केट में यह गणित काम नहीं करता। एक एडवांस परचेज मुझे बताता है कि पहला फैसला शायद सही था। यह पिरामिडिंग है, लेकिन कंट्रोल्ड पिरामिडिंग। हर एडिशन को नई स्ट्रेंथ के बाद आना चाहिए। कैपिटल सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि ट्रेडर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है। बिना ताजा मार्केट एक्शन के कॉन्फिडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। पहली खरीद सबसे बड़ी फाउंडेशन बनानी चाहिए। बाद के एडिशन छोटे होने चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने ओरिजिनल रिस्क पॉइंट से दूर जा रहा है। एक उल्टा पिरामिड खतरनाक है। अगर सबसे बड़ी खरीद आखिर में की जाए, सबसे एक्सटेंडेड कीमत के पास, तो एक साधारण रिएक्शन भी पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। रूल नंबर 5, कभी एवरेज डाउन मत करो। गिरती हुई पोजीशन में और पैसा डालना कुछ प्रैक्टिसेस में सबसे लुभावना और सबसे खतरनाक है। स्टॉक खरीदने के बाद गिरता है, ट्रेडर कहता है अब यह सस्ता है, वो और खरीदता है। यह फिर गिरता है और वो अपना एवरेज प्राइस फिर सुधारता है। उस दिन बारिश हो रही थी, खिड़की पर बूंदों की हल्की आवाज आ रही थी और मैं बार बार स्क्रीन रिफ्रेश कर रहा था। 20,000 रुपए की एंट्री थी, जो अगले ही दिन 8% नीचे चली गई। मैंने सोचा अब ये और सस्ता है, तो 12,000 रुपए और डाल दिए अपना एवरेज प्राइस सुधारने के लिए। यह फिर 5% गिरा। कुल मिलाकर 32,000 का पैसा फंस चुका था और नुकसान बढ़कर 4,500 का हो गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक कमजोर पोजीशन को इनाम दिया। गणित अच्छा दिखता है, मार्केट का सबूत अच्छा नहीं दिखता। अगर पहली खरीद कंफर्म नहीं हुई थी, तो वही अनकंफर्म्ड आइडिया और कैपिटल क्यों पाए? कम कीमत का मतलब अपने आप कम रिस्क नहीं होता। गिरते हुए मार्केट में कम कीमत असल में इस बात का सबूत हो सकती है कि रिस्क बढ़ चुका है। एवरेजिंग डाउन ईगो को स्ट्रेटजी के भेस में छुपाने देता है। ये इंसान को ये फीलिंग देता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जबकि असल में वो उसे बड़ा कर रहा है। वो अब मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो मार्केट को अपनी राय मानने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। यह मुकाबला असंतुलित है। मार्केट के पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा वक्त है और सही साबित होने की कोई इमोशनल जरूरत नहीं है। मेरा रूल इसके उल्टा है। अतिरिक्त कैपिटल को स्ट्रेंथ से कमाना चाहिए, कमजोरी से नहीं। अगर मार्केट पहली खरीद को सही साबित करता है तो मैं पोजीशन बढ़ा सकता हूं। अगर यह गलत साबित करता है तो मैं पोजीशन घटाता हूं या निकल जाता हूं। कभी भी कमजोरी को और पैसे से इनाम मत दो। 1 सेकंड रुको, अपनी वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो में जाकर देखो, क्या अभी भी वहां कोई ऐसी पोजीशन बैठी है
जिसे तुमने गिरने पर और खरीदा था, सिर्फ अपना एवरेज ठीक करने के लिए? अगर हाँ, तो वो पोजीशन अभी तुम्हें ये बता रही है कि तुम्हारा असली रिस्क कहाँ छुपा है। मैंने अपनी पूरी जर्नी, ये हर एक रूल जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, हर वो गलती जो मैंने खुद की, एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क में इस चैनल की बाकी वीडियोस में लिखी है। ये कोई सेल्स पिच नहीं, ये वही रास्ता है जिससे मैं खुद गुजरा। अगर तुम इनमें से किसी एक गलती को अभी पहचान पाए हो, तो शायद वहीं से शुरुआत करना सही रहेगा। रूल नंबर 6, कभी भी लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के खिलाफ मत लड़ो। रिस्क तेजी से बढ़ता है जब ट्रेडर मार्केट के मुख्य मूवमेंट के खिलाफ खड़ा होता है। एक स्टॉक बहुत ज्यादा दिख सकता है, फिर भी बढ़ता रह सकता है। दूसरा सस्ता दिख सकता है, फिर भी गिरता रह सकता है। कीमत सिर्फ इसलिए नहीं पलटती क्योंकि यह किसी अनरीजनेबल लेवल पर पहुंच गई है। आम धारणा यह है कि जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उसे गिरना ही चाहिए। मार्केट को इस धारणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेटर का काम यह जज करना नहीं कि कीमतों को क्या करना चाहिए, यह पता लगाना है कि वो किस डायरेक्शन में सबसे कम विरोध के साथ जा सकती हैं। मुझे एक शाम याद है जब मैं एक स्टॉक के खिलाफ पोजीशन लिए बैठा था, यह मानते हुए कि यह बहुत ज्यादा जा चुका है, अपने महीने भर के हाई से पहले ही 18% ऊपर। बाहर हल्की हवा चल रही थी, बालकनी का पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और मेरे फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे। स्टॉक और ऊपर जा रहा था। रात होते होते यह मेरे एंट्री पॉइंट से 12% और ऊपर जा चुका था। मैं गलत था, इतना गलत कि मुझे मानने में भी वक्त लगा। इंडिविजुअल स्टॉक, उसका ग्रुप एंड ओवरऑल मार्केट, तीनों को एक ही डायरेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। जितना ज्यादा एग्रीमेंट होगा उतना कम विरोध पोजीशन को पार करना पड़ेगा। इस रूल को नम्रता भी चाहिए। मार्केट को दिशा बदलने का हक है। जब सबूत बदलता है, मुझे भी बदलना पड़ता है। कल की राय के प्रति वफादार बने रहने में कोई इज्जत नहीं जब आज की कीमतें मेरा पैसा ले रही हों। रूल नंबर 7, हर पोजीशन को इतना छोटा रखो कि वो बच सके। कोई भी ट्रेड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए कि वो किसी इंसान का पूरा फाइनेंशियल भविष्य तय कर दे। ये उन लोगों को बहुत सावधान लग सकता है जो एक बड़े कमिटमेंट से पूरी दौलत बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन मार्केट में सरप्राइजेस होते हैं। सबसे कन्विंसिंग सेटअप भी फेल हो सकता है। मुझे एक पोजीशन याद है 65,000 रुपए की, इतनी बड़ी कि जब यह मेरे खिलाफ जाने लगी, मेरे हाथ मेरे माउस पर जम गए थे। मैं क्लिक नहीं कर पा रहा था। कमरे में सिर्फ लैपटॉप के पंखे की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी और बाहर सड़क पर किसी गाड़ी का हॉर्न बजा। फिर भी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ स्क्रीन पर लाल होता हुआ नंबर दिख रहा था। 15 मिनट में 9,000 रुपए का नुकसान हो चुका था और मैं फिर भी हिल नहीं पाया। पोजीशन तब बहुत बड़ी है जब एक साधारण उल्टी हलचल ट्रेडर की सोचने की क्षमता खत्म कर दे, जब वो अपने लॉस पॉइंट को नहीं मान पाए, जब ट्रेड बंद करना एक पर्सनल हादसे जैसा लगे। रिस्क मैनेजमेंट तब फेल होता है जब साइज जजमेंट को कंट्रोल करने लगे। एक छोटी पोजीशन को सबूत के हिसाब से मैनेज किया जा सकता है, एक ओवरसाइज्ड पोजीशन को आमतौर पर इमोशन के हिसाब से मैनेज किया जाता है। खुद से पूछो, तुम्हारी सबसे बड़ी ओपन पोजीशन अभी कितने रुपए की है? और अगर वो कल 15% नीचे चली जाए, क्या तुम्हारा हाथ अब भी माउस पर सही समय पर क्लिक कर पाएगा या जम जाएगा जैसे मेरा जमा था? पोजीशन साइज तय करना काफी नहीं है अगर आखिर में तुम उस साइज को छोड़ नहीं पाते जब मार्केट कह दे कि तुम गलत हो। अगला रूल इसी बारे में है। रूल नंबर 8, बिना बहस किए लॉस काटो। एक बार जब मार्केट उस पॉइंट पर पहुंच जाए जो ट्रेड को गलत साबित करता है, सही एक्शन बहुत सिंपल है, निकल जाओ। यह कहने में आसान है, करने में मुश्किल है, क्योंकि एक छोटा लॉस ईगो को चोट पहुंचाता है। मुझे याद है एक ट्रेड 18,000 रुपए की जो अपने एरर पॉइंट से गुजर चुकी थी, फिर भी मैं बैठा रहा। मैंने खुद से कहा, अभी थोड़ा और वेट करते हैं, शायद यह वापस आए। मेरी हथेलियां थोड़ी नम हो चुकी थीं और मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज बज रही थी, अभी नहीं, अभी नहीं। 2 घंटे बाद जब मैंने आखिरकार निकला, नुकसान 1800 से बढ़कर 4500 हो चुका था। सिर्फ उन 2 घंटों की झिझक की वजह से। ट्रेडर एक और रैली चाहता है। वो अपनी खरीद कीमत पर बच निकलना चाहता है। वो चाहता है मार्केट ये मान ले कि आखिरकार वो सही था, लेकिन मार्केट को उसकी खरीद कीमत नहीं पता। इसे उसकी राय की परवाह नहीं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेचने से उसे शर्मिंदगी होगी या नहीं। छोटा लॉस एक बिजनेस खर्च है, बड़ा लॉस आमतौर पर उस खर्च को समय पर चुकाने से इनकार करने का नतीजा होता है। मैं एक हारी हुई ट्रेड को बेइज्जती नहीं मानता। बेइज्जती यह है कि तुम एक संभालने लायक गलती को अपने कैपिटल के लिए खतरा बनने दो। एक ट्रेडर को फर्क समझना चाहिए गलत होने में और गलत बने रहने में। गलत होना तय है,
गलत बने रहना एक फैसला है। पहला लॉस लेना सबसे दर्दनाक लग सकता है, लेकिन असल में यही सबसे सस्ता लॉस होता है। देरी इसे फाइनेंशियली और मानसिक दोनों तरह से महंगा बनाती है। एक बार फिर ईमानदारी से जवाब देना। अभी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर देखो, क्या कोई ऐसी पोजीशन बैठी है जो तुम्हारे तय किए हुए एरर पॉइंट से पहले ही गुजर चुकी है, फिर भी तुम उसे इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि बेचने का मतलब है खुद को गलत मानना। यही वो पल हैं, ये 2 घंटे की झिझक, ये माउस पर जमे हुए हाथ, जिनकी वजह से मैंने अपनी पूरी प्रोसेस को लिखकर उतारने का फैसला किया था, ताकि अगली बार फैसला दिमाग से हो, डर से नहीं। वो पूरी प्रोसेस इसी चैनल की बाकी वीडियोस में मिल जाएगी। रूल नंबर 9, कैपिटल को एक्टिविटी, टिप्स और इमोशनल ट्रेडिंग से बचाओ। हर मार्केट रिस्क कीमत से नहीं आता। कुछ सबसे बड़े खतरे खुद ऑपरेटर के अंदर से आते हैं। एक्सचेंज खुला है इसलिए ट्रेड करने की जरूरत, मौका छूटने का डर, किसी टिप से बना उत्साह, हाल के लॉस को फौरन वापस पाने की इच्छा, लगातार सफल ट्रेड्स के बाद आया हुआ कॉन्फिडेंस। कैश भी एक पोजीशन है। कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब मार्केट अनसर्टेन होता है, लीडर्स मिक्स्ड होते हैं, ब्रेकआउट फेल होते हैं। ऐसे वक्त में सही एक्शन शायद कोई एक्शन ना लेना ही है। कैश में बैठना यानी वक्त बर्बाद करना नहीं है। मार्केट रोजाना पार्टिसिपेशन के लिए तनख्वाह नहीं देता। जो इंसान इनएक्टिव नहीं रह सकता वो वहां भी मौके गढ़ लेगा जहां कोई मौका है ही नहीं। टिप्स एक और तरह का रिस्क बनाते हैं। एक बार एक टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने बड़े कॉन्फिडेंस से एक स्टॉक बताया था। मैंने बिना सोचे 17,500 रुपए लगा दिए। 2 दिन में स्टॉक 11% गिरा और मुझे पता ही नहीं था कहां निकलना है, कि मैंने अपनी वजह नहीं किसी और की कॉन्फिडेंस उधार ली थी। जो ट्रेडर किसी दूसरे के कॉन्फिडेंटली बोलने की वजह से खरीदता है, उसे नहीं पता होता उसकी ट्रेड कहां गलत है। जब स्टॉक गिरता है उसे वापस उसी सोर्स के पास जाना पड़ता है भरोसा दिलाने के लिए। वो अब ट्रेड मैनेज नहीं कर रहा, वो किसी और के वादे के सच होने का इंतजार कर रहा है। कोई भी पोजीशन बिना एक इंडिपेंडेंट वजह, एक कंफर्मेशन पॉइंट और एक एरर पॉइंट के नहीं खोली जानी चाहिए। रुको, यहां एक आखिरी बार खुद से पूछो, बिल्कुल ईमानदारी से, पिछले महीने कितनी बार तुमने किसी टेलीग्राम ग्रुप की टिप पर ट्रेड ली बिना खुद से यह पूछे कि यह ट्रेड कहां गलत साबित होगी? अगर जवाब 1 से ज्यादा है तो शायद यही वो जगह है जहां तुम्हारा असली नुकसान हो रहा है, चार्ट में नहीं, अपनी आदत में। इमोशनल ट्रेडिंग भी उतनी ही खतरनाक है। लॉस के बाद ट्रेडर बदला लेना चाहता है, प्रॉफिट के बाद वो खुद को अजय महसूस करता है। दोनों हालातों में साइज बढ़ता है जबकि जजमेंट कमजोर पड़ता है। सबसे अच्छा बचाव यह है कि हर ट्रेड को एक अलग फैसले की तरह ट्रीट किया जाए। मार्केट को पिछले लॉस का कोई कर्ज नहीं देना और पिछले प्रॉफिट की वजह से कोई खास सुविधा भी नहीं देनी। तो ये रहे वो 9 रूल्स। एक टेस्ट पोजीशन से शुरू करो, कंफर्मेशन का इंतजार करो, एरर का पॉइंट पहले तय करो, सिर्फ जीतती हुई पोजीशन में ऐड करो, कभी एवरेज डाउन मत करो, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के खिलाफ मत लड़ो, हर पोजीशन को इतना छोटा रखो कि वो बच सके, लॉस को बिना बहस काटो और कैपिटल को एक्टिविटी, टिप्स और इमोशनल ट्रेडिंग से बचाओ। ये 9 रूल्स अलग अलग ट्रिक्स नहीं हैं, ये मिलकर एक ही मेथड बनाते हैं और साथ में ये किसी भी लॉस से बचने से कहीं ज्यादा कीमती चीज हासिल करते हैं। ये एक गलती को फेटल बनने से रोकते हैं। एक ट्रेडर इन रूल्स को फॉलो करके भी हारती हुई ट्रेड्स एक्सपीरियंस कर सकता है। ये अनिवार्य है, लेकिन उसके लॉसेस सीमित रहेंगे जबकि उसकी सफल पोजीशंस को बढ़ने की जगह मिलेगी। यही सही असंतुलन है, छोटे लॉस बड़े गेन्स। ज्यादातर लोग इसका उल्टा बनाते हैं। वो जल्दी प्रॉफिट ले लेते हैं क्योंकि उन्हें उसे खोने का डर होता है। वो बड़े लॉसेस पकड़े रहते हैं क्योंकि वो उन्हें वापस पाने की उम्मीद रखते हैं। उनकी जीतें छोटी रहती हैं जबकि उनकी गलतियों को असीमित वक्त और कैपिटल मिलता है। कोई भी मेथड इस गणित के साथ जिंदा नहीं रह सकता। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, यह वो हालात बनाता है जिनके तहत प्रॉफिट मुमकिन बनता है। मुझे याद है वो दिन जब मुझे यह सब समझ आया, बहुत देर से, कई नुकसान के बाद, कुल मिलाकर करीब 75,000 रुपए के। मैं अपनी डेस्क पर बैठा था, बाहर शाम ढल रही थी, दूर से किसी मंदिर की घंटी की हल्की आवाज आ रही थी और मैंने पहली बार अपनी पुरानी ट्रेडिंग जर्नल खोलकर उसे फिर से पढ़ा। हर एक गलती जो मैंने लिखी थी वो इन्हीं 9 रूल्स में से किसी एक को तोड़ने से आई थी। कोई नई गलती नहीं थी, सब वही 9 पुरानी गलतियां बार बार दोहराई हुई। उस शाम मैंने खुद से एक वादा किया, अब से हर ट्रेड इन 9 रूल्स से गुजरेगी।
कोई अपवाद नहीं। मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। इंसानी स्वभाव हमेशा डर, उम्मीद, लालच और घमंड पैदा करता रहेगा। ऑपरेटर इन ताकतों को खत्म नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऐसे रूल्स बना सकता है जो इन्हें अकाउंट पर हावी होने से रोकें। अगर आज की यह बात तुम्हारे अंदर कहीं गूंजी है, कमेंट में बताना। इन 9 रूल्स में से कौन सा रूल तुमने अभी तक सबसे ज्यादा तोड़ा है, ईमानदारी से। और अगर तुम इस सफर में और गहराई से जाना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसका सबसे अच्छा तरीका है। तो अब वापस उस सवाल पर आते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। अगर तुम इन 9 रूल्स में से 4 का भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो को यहीं भूल जाओ और वही पुरानी गलतियां दोहराते रहो जो तुम्हारे अकाउंट को बार बार खत्म कर रही हैं। दूसरा, इन 9 रूल्स को आज से, अभी से अपनी हर ट्रेड का हिस्सा बना लो। फैसला तुम्हारा है। मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन यह हमेशा उन्हें रिवॉर्ड जरूर देता है जो इसके रूल्स का सम्मान करना सीख जाते हैं।